गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। पहला है चुंबकीय पारगम्यता, दूसरा है ग्रोथस ड्रॉपर का नियम और तीसरा है अनुचुंबकत्व। तो सबसे पहले हम लेते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी या चुंबकीय पारगम्यता। माना कि चुंबकीय द्विध्रुव जिनकी चुंबकीय सामर्थ्य क्रमशः M1 और M2 है और उनके मध्य की दूरी R है, तो दोनों द्विध्रुवों पर लगने वाला बल F निम्न व्यंजक द्वारा दिया जाता है। F बराबर M1 M2 अपॉन म्यू R स्क्वायर, जहाँ M1 और M2 क्या है, चुंबकीय सामर्थ्य, और R जो है वो उन दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है। और म्यू क्या है, चुंबकीय पारगम्यता है, जो कि माध्यम का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। चुंबकीय पारगम्यता निर्वात अथवा वायु की तुलना में माध्यम में से चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की प्रकृति को दर्शाती है। निर्वात में म्यू का मान 1 माना जाता है, जबकि अन्य माध्यम में म्यू का मान 1 या 1 से अधिक या 1 से कम हो सकता है। ठीक है। माध्यम के पदार्थ को म्यू के मान के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। जिन पदार्थों के लिए म्यू का मान 1 से ज़्यादा होता है वे अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और इन पदार्थों में से चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की प्रवृत्ति जो है वो निर्वात की अपेक्षा ज़्यादा होती है, अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं की पारगम्यता ज़्यादा होती है। ठीक है। तथा जिन पदार्थों के लिए म्यू का मान 1 से कम होता है वे पदार्थ प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं, और इन पदार्थों के चुंबकीय बल रेखाओं की पारगम्यता निर्वात की अपेक्षा कम होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि निर्वात में चुंबकीय पारगम्यता म्यू का मान 1 होता है, और जिन पदार्थों के लिए चुंबकीय पारगम्यता का मान 1 से ज़्यादा होता है वे अनुचुंबकीय, और जिन पदार्थों के लिए चुंबकीय पारगम्यता म्यू का मान 1 से कम होता है वे पदार्थ प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। अर्थात इन पदार्थों के चुंबकीय बल रेखाओं की पारगम्यता निर्वात की तुलना में कम होती है। ठीक है। तो यदि म्यू का मान 1 की तुलना में बहुत ज़्यादा हो तो ऐसे पदार्थों को हम लोह चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। अब सेकंड है आपके ग्रोथर्स ड्रॉपर का नियम। तो फोटोकेमिस्ट्री का ये मूलभूत नियम है। इसे सर्वप्रथम 1818 में ग्रोथर व ड्रॉपर ने प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणात्मक व मात्रात्मक अध्ययन के आधार पर प्रपोज किया, और इसके अनुसार जब प्रकाश विकिरण पदार्थ पर गिरता है तब आपतित विकिरण का वह भाग जो अवशोषित करता है रासायनिक परिवर्तन करता है, न कि विकिरण का परावर्तित या पारगत भाग। ठीक है। यानी कि ग्रोथर्स और ड्रेपर ने बताया कि जब भी किसी भी मैटर के द्वारा, पदार्थ के द्वारा फोटोलाइट का एब्जॉर्प्शन किया जाता है तो जो एब्जॉर्ब वाला पोर्शन है वही उसमें केमिकल चेंजेस करता है, न कि ऐसे रेडिएशन जो कि उस मैटर के द्वारा परावर्तित की जाती है या ट्रांसमिट कर दी जाती है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया या परिवर्तन केवल उन्हीं प्रकाश विकिरणों द्वारा संपन्न होती है जिनका अभिकारकों या निकाय द्वारा अवशोषण होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि निकाय या अणु विकिरण के फोटोन के अवशोषण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन हमेशा यह आवश्यक नहीं है कि अवशोषित प्रकाश विकिरण से सदैव रासायनिक अभिक्रिया घटित ही हो। कई बार क्या होता है कि अवशोषित प्रकाश से कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित नहीं होती है। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का विलयन विकिरण के एक भाग का एब्जॉर्प्शन तो करता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का केमिकल चेंज देखने को नहीं मिलता है। ऐसी अवस्था में जो अवशोषित विकिरण ऊर्जा या तो अवशोषित अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, जिससे ऊष्मीय ऊर्जा या भिन्न तरंगदैर्ध्य विकिरण के रूप में मुक्त होती है। कई प्रयोगों में ये प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्ति के रूप में मुक्त होती है। अतः यह नियम एक गुणात्मक नियम है तथा अवशोषित होने वाले प्रकाश की मात्रा अर्थात प्रकाश की तीव्रता तथा अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या में कोई मात्रात्मक संबंध नहीं दर्शाता है। ठीक है। अब अनुचुंबकत्व के बारे में जो है हम फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्रतिचुंबकत्व आदि का भी अध्ययन करेंगे, लोह चुंबकत्व आदि का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रकाश अवशोषण का जबलांस्की डायग्राम दीजिए तथा प्रतिदीप्ति एवं स्फुरदीप्ति घटनाओं को समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
तो देखिए, प्रकाश अवशोषण का जेब्लांस्की डायग्राम जो है वो प्रकाश रसायन की अवधारणा ही फ्लोरेसेंस तथा फास्फोरेंस के परिघटनाओं के प्रति जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई और इन परिघटनाओं में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाश की उपस्थिति में कुछ पदार्थ चमकते हैं जिसे अपन फ्लोरोसेंस कहते हैं, जो प्रकाश के हटाते ही सामान्य हो जाते हैं, और कुछ पदार्थ प्रकाश के हटाने के बाद भी चमकते रहते हैं, ऐसी घटना को हम फॉस्फोरेंस कहते हैं। तो सामान्यतः पदार्थों के अणुओं की निम्नतम अवस्था में समस्त इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। ऊर्जा के एक क्वांटा के एब्जॉर्प्शन से वे इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, जिनमें कि युग्मित इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा क्या हो जाता है, अनपेयर्ड हो जाता है, अयुग्मित हो जाता है। तो इस युग्मित अवस्था में दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत यानी कि सिंगलेट स्टेट अर्थात हम बोलेंगे समानांतर या ट्रिपलेट स्टेट हो सकता है। ठीक है, तो युग्मित अवस्था में दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण अगर विपरीत है तो इसे हम बोलेंगे सिंगलेट स्टेट, और यदि दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण है वो समानांतर है तो इसे हम बोलेंगे ट्रिपलेट स्टेट। तो इन अवस्थाओं में अणुओं के ऊर्जा स्तर सिंगलेट ऊर्जावस्था एवं ट्रिपलेट ऊर्जावस्था से विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि इन विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं और उनमें होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को दर्शाने वाले डायग्राम को हम जेब्लांस्की डायग्राम या जेब्लांस्की आरेख कहते हैं। अब है फ्लोरेसेंस या प्रतिदीप्ति। तो कुछ पदार्थों पर जब प्रकाश पुंज टकराता है तो वे दृश्य प्रकाश या विकिरणों को उत्सर्जित करने लग जाता है, और जो ही प्रकाश स्रोत को हटाया जाता है प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन बंद हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लोरेसेंस, और इसे दर्शाने वाले पदार्थों को फ्लोरेसेंट पदार्थ कहते हैं या प्रतिदीप्त पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों के अणुओं या परमाणु द्वारा जब प्रकाश विकिरणों का अवशोषण होता है तो वे उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन यदि अवशोषित विकिरणों की इतनी पर्याप्त ऊर्जा नहीं हो कि वे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकें तो वे भीतरी इलेक्ट्रॉनों को बाह्य कोश में ले जाते हैं, और जब वे उत्तेजित इलेक्ट्रॉन वापस अपने भीतरी कोशों में जाते हैं तो वे कुछ प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन कर देते हैं। इन उत्सर्जित विकिरणों की आवृत्ति आपतित विकिरणों की तुलना में भिन्न हो सकती है। ठीक है, तो इन प्रक्रमों को हम निम्नांकित प्रकार से दर्शा सकते हैं कि सामान्य अवस्था में कोई भी पदार्थ है एक्स, जब उस पर फोटोन गिरता है तो वो उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, उसके अणु परमाणु आदि। ठीक है, अब देखिए कि एक्स स्टार जो है वो एक्स डबल स्टार में चेंज हो गया, यानी कि एक्स डबल स्टार जो है वो क्या हुआ, एक्स व एक्स स्टार के मध्य ऊर्जा स्तर है। ठीक है, और एक्स डबल स्टार जो है वापस एनर्जी को इमिट करता है और वापस एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लोरेसेंस यानी कि प्रतिदीप्ति के लक्षण क्या क्या होते हैं। यह प्रक्रिया स्वतः स्फुर्त होती है और प्रकाश अवशोषण के साथ ही प्रारंभ हो जाती है, और प्रकाश सोर्स को हटाते ही ये प्रक्रिया बंद हो जाती है। दूसरा है प्रतिदीप्ति प्रकाश के दृश्य एवं पराबैंगनी क्षेत्र में अवशोषण से ही प्रेक्षित होती है, यानी कि जब सूर्य के प्रकाश का दृश्य या फिर पराबैंगनी क्षेत्र से जब लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी पदार्थ के द्वारा जो कि प्रतिदीप्ति दर्शाते हैं, तो ही फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है। स्टोक नियम के अनुसार प्रतिदीप्ति में उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य अवशोषित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से उच्च होनी चाहिए। फिर है आपके प्रतिदीप्ति की क्वांटम दक्षता अवशोषित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य के साथ बढ़ती जाती है, और एक उच्चतम मान लैम्डा मैक्स के बाद यदि तरंगदैर्ध्य के मान में और वृद्धि हो तो क्वांटम दक्षता तेजी से घटकर शून्य हो जाती है। फिर है प्रतिदीप्ति को एक सेकेंडरी प्रोसेस माना जा सकता है जो पदार्थ के अणु या परमाणुओं द्वारा प्रकाश के अवशोषण के प्राथमिक प्रक्रम के बाद संपन्न होता है। ठीक है, फिर है आपके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो रेखीय, बैंड अथवा सतत किसी भी प्रकार का हो सकता है। किस प्रकार का हो यह पदार्थ की पुंजीय अवस्था पर निर्भर करता है। फिर नेक्स्ट है यह एक सामान्य प्रक्रम है जो
पदार्थ की गैसीय, द्रव अवस्था या ठोस अवस्था किसी भी अवस्था में ऑब्जर्व हो सकता है, लेकिन गैसीय अवस्था में तब तक प्रेक्षित नहीं होता जब तक कि दाब काफ़ी कम न हो। फिर है विलयनों से उत्सर्जित प्रकाश ध्रुवित होता है और इसके ध्रुवणता की मात्रा विलयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न पदार्थों की प्रतिदीप्ति की तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होती है। उदाहरणार्थ फ्लोरस्पार नीली, क्लोरोफिल लाल और यूरेनियम कांच हरे प्रकाश के साथ प्रतिदीप्ति दर्शाता है। ठीक है। फिर है आपकी स्फुरदीप्ति या फॉस्फोरेंस। यदि किसी पदार्थ के द्वारा प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन प्रकाश के स्रोत को हटाने के बाद भी जारी रहता है तो इस प्रक्रम को हम स्फुरदीप्ति कहते हैं और इसे दर्शाने वाले पदार्थ को स्फुरदीप्त पदार्थ कहते हैं। फिर है स्फुरदीप्ति के लक्षण। प्रतिदीप्ति दर्शाने वाले पदार्थ से अतिरिक्त विकिरणों का उत्सर्जन प्रकाश के अवशोषण के 10⁻⁻6 से 10⁻⁻4 सेकंड के मध्य प्रारंभ हो जाता है, जबकि स्फुरदीप्ति में पदार्थ से अतिरिक्त विकिरणों का उत्सर्जन प्रकाश अवशोषण के 10⁻⁻4 से 20 या अधिक सेकंड तक होता है। ठीक है। अर्थात स्फुरदीप्ति का जो जीवन काल है वो प्रतिदीप्ति की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर है एक स्फुरदीप्त पदार्थ से कितनी देर तक प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन हो, यह पदार्थ की प्रकृति तथा कभी कभी टेम्परेचर परिवर्तन पर भी निर्भर करता है। तीसरा है एक से अधिक स्फुरदीप्त पदार्थों को मिलाने से कई प्रकार के रंग प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर है कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रांशियम के सल्फाइड, रूबी, पन्ना आदि खनिज स्फुरदीप्ति पदार्थों के सामान्य उदाहरण हैं। स्फुरदीप्ति का जो प्रेक्षण है वो मुख्य रूप से बैंगनी तथा पराबैंगनी प्रकाश के एब्जॉर्प्शन से होता है। स्फुरदीप्ति मुख्य रूप से ठोस पदार्थों के द्वारा दर्शाई जाती है, जबकि प्रतिदीप्ति जो है वो ठोस, द्रव या गैसीय तीनों प्रकार के पदार्थों के द्वारा दर्शाई जाती है। स्फुरदीप्ति पदार्थों के चुंबकीय तथा डाइइलेक्ट्रिक गुण प्रदीपन से पहले तथा बाद में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम लब्धि क्या है? कम तथा अधिक क्वांटम लब्धि के कारण क्या है? ठीक है, तो क्वांटम लब्धि के बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्वांटम लब्धि क्या होती है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कम क्वांटम लब्धि के कारण क्या होते हैं। तो किसी अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि के कम होने के निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला है यदि प्राथमिक प्रक्रम में बना हुआ उत्तेजित अणु संगठन के कारण निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, यानी कि कोलिजन के कारण अगर निष्क्रिय हो जाता है, यदि प्राथमिक प्रक्रम में बना हुआ उत्तेजित अणु अथवा फ्लोरोसेंस देता है अथवा किसी भी निष्क्रिय अणु के संपर्क से वो निष्क्रिय हो जाता है अथवा आंतरिक पुनर्विन्यास यानी कि इंटरनल रीअरेंजमेंट से उसकी सक्रियता कम हो जाती है, तो वह अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाता है और अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि कम हो जाती है। दूसरा है प्रकाश। तो रासायनिक अभिक्रिया में बने हुए उत्तेजित अणु पुनः क्रियाकारक के साथ संयोग कर सकते हैं, जिससे अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि कम हो जाती है। तीसरा कारण है उत्तेजित अणुओं का जीवन काल बहुत ही छोटा होता है, 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेकंड तक। यदि इस दौरान उसने अपेक्षित अणु के साथ अभिक्रिया नहीं की तो यह अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को उत्सर्जित करके फ्लोरोसेंस दर्शा देगा और अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि कम हो जाती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन अभिक्रिया की स्थिति में इसका जो प्रथम द्वितीयक पद यानी कि ब्रोमीन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के जो HBr और हाइड्रोजन का निर्माण होता है, तो ये ऊष्मा शोषित स्टेप होता है और सामान्य टेम्परेचर पर संपन्न नहीं हो सकता। तो समय बीत जाने के बाद क्या होगा, उसका विपरीत पद संपन्न होता है, जिससे HBr के निर्माण का वेग कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन उच्च ताप पर जब उपयुक्त पद संपन्न होता है तो आगे के पद काफ़ी तेज़ी से संपन्न होते हैं और अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि बढ़ जाती है। फिर है आपके उच्च क्वांटम लब्धि के कारण। तो किसी भी अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि अधिक होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला है प्राथमिक प्रक्रमों में बने उत्तेजित अणु, परमाणु या मुक्त मूलक यदि द्वितीय प्रक्रम में भाग लें और इस द्वितीय प्रक्रम में बना हुआ कण भी उत्तेजित हो, तो ये प्रक्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि इस अभिक्रिया को रोका न जाए या बंद न किया जाए।
तो इस कारण ऊर्जा के केवल एक क्वांटा के अवशोषण से क्रियाकारक के कई अणु रिएक्शन में भाग लेते हैं और क्वांटम लब्धि का मान जो है 1 से कई गुना अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। फिर है आपके दूसरा जो कारण है क्वांटम लब्धि के अधिक होने का, वो है कुछ अभिक्रियाओं में एक चेन स्थापित हो जाती है, यानी कि जो चेन रिएक्शंस होती है उनकी क्वांटम लब्धि जो है वो यूनिटी से बढ़कर 10⁵ तक पहुंच जाती है और ऐसी अभिक्रियाओं को हम चेन रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन व क्लोरीन के संयोग से जब HCl का फॉर्मेशन होता है तो ये चेन रिएक्शन का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है केवल एक फोटोन के एब्जॉर्प्शन से ही रिएक्शन लगातार चलती रहती है, जिसके कारण क्वांटम लब्धि बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ओके।